हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम मुख्य परीक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र जो कि पूरी तरह करंट अफेयर्स, आंकड़ों और करंट के डाटास का बना हुआ एक बहुत बेहतरीन सा सब्जेक्ट है। इसको क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव की ओर अब हम अग्रसर हैं। अंतिम के 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। आज हम 19वें लेक्चर में मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजना वाले टॉपिक पर बातें करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है विनिर्माण और अधोसंरचना में मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजनाएं। तो आज हम इस विषय पर फोकस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर फोकस कर लीजिए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ, और अधोसंरचना परियोजनाएं, अधोसंरचना परियोजनाएं। ये बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत शांति से इसे समझना है। मैं मेक इन इंडिया आप सभी लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूँ? इसका रीजन है कि जो फोर्थ पेपर उद्यमिता हमने पढ़ा है, जो मैंने ही स्वयं ने ही पढ़ाया है, वहां हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम को विथ डाटा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को करंट अफेयर्स के डाटा के साथ क्योंकि कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो सेम टू सेम टॉपिक है, आप वर्ड टू वर्ड सेम कवर कीजिए, क्योंकि दोनों में ही करंट अफेयर्स के डाटा और दोनों में ही बेसिक बातों पर फोकस करना था, तो वो दोनों को हमने वहां एक ही जगह कवर कर लिया है। इसलिए अभी मैं मेक इन इंडिया वाला पार्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं। अब हम सीधा पढ़ने वाले हैं अधोसंरचना परियोजनाएं। इस टॉपिक को सबसे पहले एक समझ विकसित कर लेते हैं, अधोसंरचना परियोजनाएं क्या होती है। तो पहले ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये समझो, अधोसंरचना, और फिर लग शब्द लिखा है परियोजना। अब पहले ये समझ लेते हैं कि परियोजना क्या होती है, फिर अधोसंरचना समझेंगे। देखो, परियोजना शब्द तो किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम जो किसी भी सरकारी इकाई द्वारा या किसी संस्था द्वारा चलाया जाता है किसी एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। फिर से यहां लिख देता हूं, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब भी कोई योजना बनाई जाती है और उसमें बहुत सारे अलग अलग अंग होते हैं, तो ऐसी योजना को ही परियोजना के नाम से जान लिया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना, असली में हमने सुना आयुष्मान भारत योजना, लेकिन वो एक योजना नहीं है, क्योंकि अगर कोई योजना किसी एक उद्देश्य को पूरा करती है तो वो योजना कहलाती है। अगर उसमें और उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं, पूर्ण जुड़ जाते हैं, तो फिर वो परियोजना बन जाती है। माने एक ही काम पर फोकस करे। जैसे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, अब ये केवल योजना है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल किसानों को एक कार्ड उपलब्ध कराना है मृदा की हेल्थ के लिए, जिसमें मृदा के बारे में जानकारी हो कि इस मिट्टी में, आपकी खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व ज्यादा या कौन से कम है। हम दूसरी योजनाओं की बात करें, जैसे आयुष्मान भारत मैंने नाम लिया। आयुष्मान भारत में व्यक्ति को बीमा उपलब्ध कराया जाता है, उसका निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है, अस्पतालों की संरचना बदली जा रही है, बहुत सारा कुछ उसके तहत कवर किया जा रहा है, इसलिए उसे हम परियोजना कहते हैं। सरकार जिस भी योजना पर पैसा खर्च करती है वो परियोजना कहलाती है। हमें ये बात समझ में आ गई। अधोसंरचना क्या होती है? अधोसंरचना को मैं थोड़ा सरल शब्द लिख देता हूं, आधारभूत संरचना। क्या लिखते हैं हम इसे थोड़ा सरल करके? वही एक ही शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा। आधारभूत किसे कहते हैं? किसी भी देश में वे बेसिक सी चीजें जिनकी आवश्यकता आधारभूत मानी गई है, मतलब जिनको आधार माना गया है किसी भी देश के विकास का, जैसे कि सड़क हुआ, जैसे बिजली पानी हुआ, बिजली हुआ, जैसे कि पानी हुआ, जैसे कि शिक्षा हुई, जैसे स्वास्थ्य हुआ। इन सब चीजों को हम किसी देश के लिए आधारभूत चीज मानते हैं। अब संरचना क्या होती है? उसके लिए जो अस्पताल, या जैसे स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए अस्पताल है, सड़क पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़क,
रेल या वायु मार्ग है या बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है या फिर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन संरचना कहलाएगी जो देश के इस बेसिक चीज को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अब फिर से एक बार शुरू करूं इसे, अब स्पेसिफाई समझा रहा हूं। अधोसंरचना परियोजना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अधोसंरचना का मतलब तो हुआ कि हमारे देश में सड़क, सड़क नहीं कहते हुए मैं थोड़ा अच्छा शब्द लिखूं, परिवहन, परिवहन के बाद बिजली, फिर पानी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको हमने अधोसंरचना बेसिक चीजें कहा। इनके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे परिवहन के लिए सड़कें बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, इसके अलावा रेल की पटरी बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, हवाई अड्डे बनाना, ये सब संरचनाएं कहलाती हैं। तो परिवहन की संरचना, बिजली के लिए खंबे लगाना, टावर लगाना, सोलर पार्क बनाना, वो उसकी संरचना है। पानी के लिए तालाब, डैम, सिंचाई के लिए परियोजनाएं बनाना, वो सब क्या हुआ? संरचना है। अब यहाँ लिखा है परियोजना, तो सरकार की वो योजनाएं जो हमारे देश में आधारभूत को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, वे सब अधोसंरचना परियोजनाएं कहलाती हैं। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में समझो, अभी तक तो मैं जो बोल रहा था उसे सुन रहे थे। आधारभूत अधोसंरचना समझ गए होंगे कि हमारे देश में बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो योजनाएं चला रही जा रही है, उनके नाम और उनकी डिटेल, उनके आंकड़े बता दो। मूल रूप से आंकड़ों पर फोकस करना है। हेडिंग डाल दिया अधोसंरचना परियोजना, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब समझ में आते हो, जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्देश्य प्रोजेक्ट वे परियोजनाएं हैं जो किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी समुदाय की मूलभूत भौतिक और संगठनात्मक संरचनाओं का निर्माण, विकास और रखरखाव से संबंधित होते हैं। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। परियोजनाएं जो हैं वो अर्थव्यवस्था, समाज और दैनिक जीवन के सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए कि हमारे देश में सड़क बनाने, बिजली पैदा करने या बिजली का जाल बिछाने, बिजली के खंबे लगाने, स्कूल बनाने, शिक्षा, अस्पताल बनाने के लिए जो योजनाएं चल रही है, वही आधारभूत परियोजनाएं कहलाएंगी या अधोसंरचना परियोजनाएं कहलाएंगी। इतना सा अर्थ है। अब अधोसंरचना को हम दो भागों में, अधोसंरचना मुख्यतः दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। एक होती आर्थिक अधोसंरचना। आर्थिक अधोसंरचना देश में पैसे को बढ़ावा देने, आर्थिक गतिविधि, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। सामाजिक अधोसंरचना जो समाज में लोगों के खुशहाली, मनुष्य के जो आंतरिक विकास है उस पर फोकस करने के लिए होती है। आर्थिक में क्या क्या आता है? यातायात आता है, ऊर्जा आती है, दूरसंचार आता है, जल पूर्ति आती है। इसके उदाहरण देखेंगे। फिर यहाँ सामाजिक में क्या आएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं मतलब कि धर्मशाला बना देना, सामूहिक जो है कार्य, जो वो अपने हॉल होते हैं, सामुदायिक शौचालय बना देना, वो सब सामुदायिक सुविधाओं में आते हैं। तो स्कूल बनाना शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय बनाना शिक्षा के लिए, अस्पताल बनाना स्वास्थ्य के लिए और सामुदायिक चीजें बनाना। इधर यातायात में सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, विद्युत केंद्र, ग्रिड, दूरसंचार के लिए हमारा जैसे डिजिटल नेटवर्क बिछाना, सुविधाएं जैसे जलापूर्ति की सुविधाएं शामिल हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है मुंबई नागपुर द्रुत मार्ग मतलब एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये हमारे देश में उदाहरण हैं। जैसे इधर हम देख, ये क्या करते हैं? ये मानव संसाधन के विकास और कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये परियोजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और व्यापार उद्योग को समर्थन प्रदान करती हैं। तो दो अलग अलग प्रकार से हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हम एक योजना पढ़ें और उस योजना में सरकार ने कितना करंट अफेयर्स का डाटा कि कितना कर दिया है। जैसे अगर मान लीजिए हम सागरमाला परियोजना या भारतमाला परियोजना पढ़ रहे हैं, तो सरकार ने कितनी रोड बना दी उसके तहत, ये इस
इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्योंकि हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार ने सड़क और यातायात में रेलवे के लिए क्या किया। सबसे पहले हमने वंदे भारत ट्रेन चलाई। क्या है भाई ये वंदे भारत ट्रेन? भारत में मई 2025 तक लगभग 70 जो रूट हैं, 70 जो रास्ते हैं, वहां पर वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। ये ट्रेन स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और तेज गति से रेल सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं। बस ये हो गया बेसिक। पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक बिछा दिए गए हैं। ये पिछले 10-11 साल क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि नई सरकार जो है वो 2014 में आई, हम आज 2025 में हैं, तो पिछले 11 सालों में इसने जो काम किया वो बताया जा रहा है कि 34,000 किलोमीटर के रेल की पटरियों को बिछा दिया गया से। और क्या किया साथ में, इसने सैकड़ों रोड ओवरब्रिज बना दिए और रोड अंडर ब्रिज बना दिए। इसका उद्देश्य है कि हम 2026 तक भारत की रेल की पटरियों को ब्रिज और जो वो फाटक, रेलवे फाटक क्रॉसिंग होती है ना, उनसे मुक्त कर देंगे। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगली योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये क्या है? ये एक योजना है भारत सरकार की जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई। यह योजना स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं, स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और हरित ऊर्जा समाधानों से सुसज्जित करने पर केंद्रित है। इसमें क्या किया गया है? इसकी लागत है प्रति स्टेशन 20 से 50 करोड़ रुपए। मई 2025 तक सरकार ने 500 स्टेशनों पर कार्य शुरू कर दिया है। 500 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। अगली वाली योजना पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये क्योंकि अभी पिछले महीने ही, 1 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ, तो न्यूज़पेपर से पढ़ा हुआ था, मुझे याद था इसलिए बता रहा हूँ। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये क्या होता है? जहाज जहां पर रुकते हैं ना उसे क्रूज कहा जाता है। बड़े बड़े जहाजों को क्रूज कहा जाता है। ये टर्मिनल है, मतलब रुकने की जगह। तो 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसकी क्षमता क्या है? प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों को और प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को यहाँ संभालने की क्षमता है। एक साथ 5 क्रूज यहाँ पर रुक सकते हैं, मतलब 5 क्रूज एक बार में उसमें पार्क होकर के रुक सकते हैं। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। सरकार ने सुरंग निर्माण भी किया। 2014 से 2024 तक 32 सुरंगें बन चुकी हैं और 68 सुरंगें निर्माणाधीन हैं जिन पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त 70 सुरंगों को सरकार ने प्रोजेक्ट, मतलब फाइलों पर काम कराना शुरू कर दिया है। कितनी होगी, कितना पैसा लगेगा? आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1947 से लेकर 2013 तक भारत में केवल 5 सुरंगें बनाई गई थी। इमेजिन करके देखो, 1947 से 2013 तक 5 सुरंगें बनाई और 2014 से लेकर अभी तक कितनी सुरंगें बना चुके हैं? 32 सुरंगें पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और 68 सुरंगें बन रही हैं जिनमें निर्माण चल रहा है। 74 अब हम और नई बनाने जा रहे हैं। ये अब का डाटा है, इस पर फोकस करना। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे चेना ब्रिज जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कश्मीर घाटी में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराता है। अटल सेतु मुंबई भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है जो सामरिक दृष्टि से, मतलब युद्ध की दृष्टि से तवांग क्षेत्र में साल भर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। फिर बोगीबिल ब्रिज जो असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। बहुउद्देशीय पुल है जो सड़क और रेल दोनों नेटवर्क उपलब्ध कराता है, कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है, डिस्टेंस को कम करता है। मैं चाहता तो आपको है ना वैसी योजनाएं पढ़ा सकता था, मैं जैसे हर कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता होगा ना, जनरल जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, वो योजनाएं हम अलग जगह पे पढ़ चुके हैं। अब मैं ऐसी चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। मतलब हमने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया, लेकिन जो योजनाएं आपने कवर नहीं की, मैं वो यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेट्रो परियोजना है,
भारत में वर्तमान में 13 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं, रेल चल रही है 13 शहरों में। उनकी कुल लंबाई कितनी है? इनकी कुल लंबाई 2025 तक भारत में मेट्रो नेटवर्क की 900 किलोमीटर लंबाई हो चुकी है, और 1000 जो है वो बन रहा है, मतलब अब हमारी क्षमता 1900 हो जाएगी। इसकी लागत कितनी है? तो औसतन प्रति किलोमीटर हमने 250 से 350 करोड़ खर्च किया है। नई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पुणे, भोपाल, इंदौर, आगरा, ऐसी अनेक नए शहरों में परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें भी आप खूब सारी चीजें पढ़ चुके हो, मैं वो पढ़ाता हूँ जो आपने अभी तक नहीं कवर किया। रूफटॉप सोलर सिस्टम, आपने एसबीआई बैंक का नाम सुना होगा। एसबीआई बैंक ने वर्ल्ड बैंक से सहयोग लिया, तो वर्ल्ड बैंक और एसबीआई दोनों मिल करके भारत में सामूहिक जो है गारंटी शाखा मिगा, हमारी वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच होती है इडा, एक होती है मिगा, तो उसकी जो ये शाखा है गारंटी शाखा मिगा के नाम से जानी जाती है, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा, ये भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए वित्त पोषण पैसा देती है। 31 अगस्त 2024 तक भारत में मिगा ने भारत के सकल निवेश का 449 मिलियन डॉलर खर्च किया है रूफटॉप लगाने के लिए, मतलब इतने पैसे के रूफटॉप हमारे भारत में लगाए जा चुके हैं। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, पूर्व समर्पित माल ढुलाई गलियारा। ये जो हमारा पूर्वी भारत है ना, यहाँ पर चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सड़क नेटवर्क नहीं है, और सड़कें नहीं है तो चीजों को ले जाना मुश्किल होता है, और ले जाना मुश्किल होता है तो भाव चीजों के बढ़ जाते हैं। उसके लिए हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसको हम ईडीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह परियोजना माल परिवहन को तेजी से और लागत प्रभावी, मतलब सस्ती दर पर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसकी लंबाई है 1337 किलोमीटर और इसकी लागत है 81,000 करोड़ रुपए। कितना? 81,000 करोड़ रुपीज। तो ये योजना चल रही है, मैं ऐसी ही योजनाएं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये पता शायद हो या ना हो, मुझे नहीं पता, शहरी और सामाजिक अधोसंरचना में हम एक सीवेज परियोजना चला रहे हैं, सीवेज और जलपूर्ति परियोजना। अब ये वर्ल्ड बैंक की मदद से मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से धर्मपुरी, भेड़ाघाट, शाजापुर में सीवेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि छिंदवाड़ा, जबकि शहडोल में ये कार्य प्रगति पर है। दिल्ली के के आर पुरम के मणिकरण गांव और डीडीए फ्लैट्स में सड़क और सीवेज परियोजनाएं चालू हुए। अब मध्य प्रदेश में देखो कितना पैसा खर्च हुआ। मध्य प्रदेश में इस परियोजना के तहत विश्व बैंक से 300 मिलियन का लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है कि हम हमारे शहर में मध्य प्रदेश में नालियां बनाएं, सीवेज सिस्टम को तगड़ा करें। एक और योजना बताता हूं, सक्षम आंगनवाड़ी योजना। शायद ये नाम आपने ना सुना हो, मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पूरे भारत में जो आंगनवाड़ियां हैं, वहां पीने का स्वच्छ पानी हो, वहां खेलने के लिए मतलब स्वच्छता हो और बेसिक सुविधाएं हो। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत स्वच्छ जल और स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इसका लक्ष्य है जो देश की 14 लाख आंगनवाड़ियां हैं उनको आधुनिक बनाना। आधुनिक बनाने का मतलब ये नहीं है कि वहां टीवी लगा दो, वहां फ्रिज लगा दो, वहां टीवी फ्रिज नहीं लगाना है, वाटर कूलर लगाना है। वहां बेसिक जो टॉयलेट की जो सुविधाएं हैं, जो डस्टबिन की सुविधाएं, वो उपलब्ध करानी है। प्रगति कितनी हुई? 2025 तक हम 60% लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं, मतलब 60% आंगनवाड़ी को आधुनिक बना चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये क्या नया कहानी है भैया, ये भी बता दो। एनआईपी, भारत सरकार एक व्यापक अधोसंरचना विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना चला रही है, जिसका कुल निवेश सरकार 110 लाख करोड़ रुपए कर रही है। इस योजना के तहत ही, इस परियोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग छोटी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें भारतमाला परियोजना प्रमुख है। भारतमाला परियोजना इसके अंतर्गत आती है, इसको देख लो। भारतमाला परियोजना क्या है? देश के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और आर्थिक गलियारों को विकसित करने के पर केंद्रित है। 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी।
इसके पहले चरण में 6 नए एक्सप्रेस वे बनाए जा चुके हैं और 18 एक्सप्रेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है। कुल सड़क नेटवर्क भारत में कितनी लंबी सड़कें हैं, तो भारत में 2024 तक 66 लाख किलोमीटर सड़क बन चुकी थी, वो जनरल सड़कें हैं। इस भारतमाला के तहत लक्ष्य है कि 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाए। कितना कर लिया है, फरवरी 2025 तक 19,826 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये 2025 के आंकड़े बता रहा हूं मैं। और आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आई थी पूर्ण भी हो चुकी है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। उद्देश्य क्या था, ये जो हमारा भारत है ना, इस भारत में 4 महानगर हैं। कौन कौन से महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, ये चेन्नई और ये कोलकाता। तो इन चारों को आपस में जोड़ना नेशनल हाईवे और बड़े चौड़े सड़कों से, महानगरों के मध्य परिवहन समय को कम करना। कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर, भारत के 13 राज्यों को आपस में जोड़ करके बड़ी बड़ी सड़कें निर्माण करने की योजना थी, जो पूर्ण हो चुकी है। और आगे आते हैं, हरित राजमार्ग नीति। हरित राजमार्ग नीति क्या है, 2015 में आई थी भाई। ये क्या है, हमारे जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनके आसपास यहाँ पर पेड़ लगाने की योजना है। सरकार ने ये प्रावधान किया कि हम रोड बनाने में अगर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम क्या उस रोड की जो लागत है उसका 1% राशि बचा करके उससे पेड़ लगा। तो ये प्रावधान किया गया कि एक नया योजना बनाया जाए जिससे उस रोड में जो टोटल पैसा खर्च होगा 1% पैसा बचा करके पेड़ लगाने पर फोकस किया जाए। इसका उद्देश्य है राजमार्ग गलियारों को हरियाली को बढ़ावा देना। शुरुआत 2015 में हुई। इस परियोजना में कुल लागत का 1% जो है वृक्षारोपण और उनके रख रखाव पर खर्च होता है। कितने पेड़ लगा दिए, 2024 तक हरित राजमार्ग नीति लागू करने के बाद देश में 4 करोड़ 65 लाख ये इतने पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये बेसिक डाटा बता रहा हूं मैं। और देख लेते हैं, शिक्षा की योजनाएं आपको याद है, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, उन्नत भारत अभियान। इनके सबके डाटा पर फोकस करना है, इनने क्या। जैसे पीएम श्री योजना, देश के 14,500 स्कूलों को नए स्कूलों में कन्वर्ट करना, उसमें फैसिलिटी, उसमें अधोसंरचना का विकास करना। 2024 में 27,360 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया गया। 3 राज्य इसमें शामिल नहीं है, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे। 3 राज्य ऐसे हैं जो ना तो आयुष्मान में शामिल है ना इस योजना में शामिल है, वो मना कर देते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य की कुछ योजनाएं हैं। जैसे क्या योजनाएं हैं स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत। आप सबको बताया कि 31 जनवरी 2025 तक 8.5 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। ये आंकड़े बताने हैं, यहाँ कोई ये डिटेल थोड़ी लिखनी है कि आयुष्मान भारत योजना में क्या किया जाता है। वो फालतू की बातें हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट में लिखी जाएगी। जब हम सोशल वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, सेकेंड पेपर, हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में केवल ये बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 8.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। कितने लोगों को, 8.5 करोड़ लोग अपना इलाज करवा चुके हैं और को उपचार उपलब्ध कराया। 3.5 करोड़ सरकारी अस्पतालों में और 4.2 जो है वो निजी अस्पतालों में। टोटल 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके लाभ प्रोवाइड किया गया है। 12 करोड़ परिवार इसमें कवर है और देश के 31,000 अस्पतालों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये आंकड़े बताने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बता दो आप, 31 जनवरी 2025 तक 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं ना, उनको नया नाम दिया आरोग्य मंदिर, का निर्माण हो चुका है। 31 अक्टूबर 2024 तक 93% बच्चों को हमने पूर्ण टीकाकरण, 93% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण जो है वो कर दिया। पूर्ण टीकाकरण का मतलब जो बचपन में लगने वाले सारे टीके हैं वो लगा दिए हैं बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना, इससे लाखों महिलाओं को लाभ मिला, आंकड़ा रट लेना। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अगस्त 2024 तक 22 एम्स की स्थापना इस योजना के तहत कर चुके हैं।
मिशन इंद्रधनुष 2023 तक विभिन्न चरणों में हम 5 करोड़ बच्चों को टीके लगा चुके हैं और 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीके लगा चुके हैं। वो मिशन इंद्रधनुष के 4 चरण हो चुके हैं और इन 4 चरणों में इतने चीजें जो है या इतने बच्चों को, इतने महिलाओं को लाभ मिल चुका है। आपको प्योरली फोकस करना है आंकड़ों पर। मैं फिर से आ जाता हूं, ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया। एक बार सिलेबस पर चलो। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा है विनिर्माण और अधोसंरचनाएं हेडिंग है और इसके अंदर हमें कहा गया था कि मेक इन इंडिया पढ़ो और साथ में अधोसंरचना परियोजनाएं पढ़ाओ। मैं आप सब लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि जब वहां अर्थशास्त्र नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां जैसे हमने किसी एक योजना का नाम लिखा, आयुष्मान लिखा, आयुष्मान भारत योजना, तो यहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये कब शुरू हुई, इसमें कितने लोगों को कितना लाभ मिलेगा, क्या विशेषताएं, ये फालतू की बातें हैं। इसमें बताया जाता है सीधे सीधे कि कितने लोगों को कितना लाभ मिल चुका है, वो फोकस की बात है। मान लो आप जो है कोई भी एक कोई सी भी योजना, जैसे आप उज्ज्वला पढ़ रहे हो, खैर उज्ज्वला तो यहाँ आती नहीं है क्योंकि वो अधोसंरचना निर्माण के लिए है ही नहीं। आपको केवल वो योजनाएं कवर करनी है जो अधोसंरचना से संबंधित हो। ये लिखा हुआ है अधोसंरचनाएं परियोजनाएं, भले ही किसी कोचिंग वाले ने, नोट्स वाले ने वहां दुनिया भर की धन फन योजनाएं लिख दिया, आपको वो कवर नहीं करनी। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, 3 क्षेत्र इधर, और फिर सड़क, रेल, बिजली, पानी और जो आधारभूत संरचना में और जो इसमें शामिल हो सकने वाली चीजें जैसे डिजिटल नेटवर्क, ये सब योजनाओं को केवल यहाँ शामिल करना है। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे। मेक इन इंडिया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था वहीं से कवर करना है, 2-2 बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि टॉपिक को। कल हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, आतिथ्य वाले पर, आतिथ्य और पर्यटन वाले पर। आशा करता हूं कि टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, उसे आप सभी को रटना होगा, वो सभी आपको पढ़ना है। मैं विदा लेता हूं, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू।